सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ऐसा महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर बाबर स्वाति और गवर्नर गुलाम अली में आईनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। गवर्नर के इजलास बुलाने की कानूनी हैसियत जानने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर की तरफ से महकमा कानून को खत भी लिखा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी सवाबदीद पर असम्बली इजलास बुला सकता है और क्या इजलास बुलाने के लिए गवर्नर वजीर आला या काबीना को एडवाइस कर सकता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ये कह रहे हैं कि असम्बली इजलास ना बुलाने पर अपोजिशन जमातें अदालत से रुजू करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला केपी बाहर डायलॉग मारते हैं और अंदर जाते हैं तो वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। अब सवाल यह कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, सूबा कैसे तरक्की करेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले ही एशियाई तरक्याती बैंक की 282 अरब रुपए से ज़्यादा की मकरूज है। ऐसे में अगर हुकूमत अदालती मामलात में ही उलझी रहेगी तो सूबाई मामलात कैसे चलेंगे, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अपने पैनलिस्ट का। आज हमारे साथ वज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से, इस्लामाबाद से एहतशामुल हक साहब, वीडियो लिंक के जरिए कोयटा से शहजादा जुल्फ़िकार और पेशावर से ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपके सूबे की मामलात हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे? एक जानिब विफाक और हम देख रहे हैं जिस तरह से सूबे में एक रिफ्ट भी पाई जा रही है, बयानबाजी भी चल रही है, फिर दूसरी जानिब ये वाले मामलात भी हैं अदालती, ये कैसे बढ़ेंगे मामलात? देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक जो आईनी मामला है असम्बली बुलाने का, उसके ऊपर तो कानूनी तौर पर कल जो वज़ीर कानून है उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब जो है वो बाउंड है कि वो कैबिनेट और जो सूबाई असम्बली है उसके एडवाइस के ऊपर जो है स्पीकर के ऊपर वो काम करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नर भी जाहिर बात है कि वो मुखालिफ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, JUIF से उनका ताल्लुक है और ऑब्वियसली उन्होंने अपोजिशन जमातों की फेवर के लिए ये ऑर्डर जारी किया। अब देखना यह है कि कानूनी तौर पे लॉ डिपार्टमेंट क्या इस हवाले से जो है वो अपनी राय देते हैं। लेकिन आज जो असम्बली का इजलास समन किया गया था वो अब तक तो नहीं हो सका। अगर इसके बाद कोई ऐसे मामलात हो, अगर कोई रात गए तक कोई बुलाया जा सके या कोई रिकन्सिलेशन हो, ये एक अलग बात होगी। दूसरा जो आपने बात की सूबे और मरकज़ के ताल्लुकात के, देखिए एक तो अहम इशू ये है कि सूबा जाहिर बात है डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए वो मरकज़ के ऊपर। सिर्फ 10 से 12% जो है वो रेवेन्यू सूबे की अपनी है, जबकि बाकी तमाम का जितना बजटरी उसकी ज़रूरियात है वो डिपेंड करता है या तो विफाक के ऊपर, या वो डिपेंड करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, या वो IMF के ऊपर, या वर्ल्ड बैंक के उन कर्जाजात जो कि मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीमों के लिए जो है सूबा हासिल करता है। और इससे पहले जैसे आपने कहा कि 282 अरब रुपए का पहले ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा है, जो कि मजीद जो है वो डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से, रेट डिप्रिसिएशन की वजह से मजीद बढ़ता जा रहा है। अब जहाँ तक सूबे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मरकज ने पहले भी सूबों को कभी हुकूक ऐसे नहीं दिए और 1510 अरब रुपए बार बार सूबा मांग रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा। साथ साथ डिविजिबल पूल में जो उसका हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा। NFC अवार्ड में सूबा ये दावा कर रहा है कि उसका शेयर 19.6% बनता है, जबकि उसको 14% दिया जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान की भी अपनी महरूमियाँ हैं। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको आपने 18th अमेंडमेंट के तहत अगर जो डिवल्यूएशन कर दी, तो क्या आया वो तमाम फैसिलिटीज उनको दी गई? मेरे ख्याल में नहीं दी गई। जो मर्ज एरियाज थे उनको जम तो कर दिया गया, लेकिन उनके हिसाब से जो 10 अरब रुपए सालाना देने थे वो नहीं दिए गए। तो अब ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मरकज जो है वो मेन रोल अदा कर सकता है अगर वो अपनी तमाम इकाइयों को साथ लेके चलता है। अब अहम पॉइंट ये है कि एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर मरकज में जो PDM की हुकूमत है वो उसके साथ कोलिशन में नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि मरकज आया सूबे को स्ट्रेंगुलेट करती है या उसको वो तरक्की करने देती है, उसके जो लाइन ऑर्डर के इश्यूज हैं, टेररिज्म के इश्यूज हैं, बाकी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उसकी मदद करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है एहतशाम साहब, एक तो यही वाले मामलात कि डेफिनेटली जब ये हम देख रहे हैं कि बयानबाजी भी की जा रही है, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, मैं उनसे क्या बात करूं। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी का बयान भी सामने है, वो कहते हैं कि बाहर बयानबाजी कर लेते हैं, अंदर जाके पाँव पड़ जाते हैं। तो सर ये मामला चलेंगे कैसे? बाहर कुछ अंदर कुछ, ये मामला एग्जैक्टली ऐसे ही है जो दिखाई दे रहा है अभी? देखिए जाहिर शाह जो कह रहे हैं ना कि जी वो नई लड़ाई करेंगे और तसादम की तरफ नहीं जाएंगे, मेरा अपना ख्याल है कि वो ज़रूर जाएंगे। अभी आप देख लें कि जो बानी PTI ने आमना जो बयान दिया है ना, जो गंडापुर मुलाकात करके गए थे उनसे, तो उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा था, जो रिपोर्ट भी हुआ, उन्होंने कहा भी या तो कुछ फेडरल गवर्नमेंट से इनको मिल जाता, मिला भी नहीं है तो फिर मिलने का फ़ायदा क्या हुआ।
देखिए बात यह है कि जब आप घर से ही आपको ये मैसेज दिया जाए, आइडिया दिया जाए कि नहीं आपने लड़ाई करनी है, तसादम की तरफ जाना है, तो देखें ना इस तरह तो मामला आमना नहीं बनेंगे। दहशत गर्दी अरूज पे चली गई है। फिर आप देख लें मरकज़ और सूबे के दरमियान लड़ाई किस तक चली गई है। 2-3 बयानात उनके अच्छे आए, उसके बाद कल का उनका बयान कितना सख्त है। तो उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ, और उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो, तुम बड़े बदमाश बनते हो, और फिर ये तुम्हारा बाप नवाज शरीफ जो है ना, इसके FIR हैं, इनको तो तुम कुछ नहीं कहते हो। मेरा ख्याल है। और फिर वो जो बयान दिया है कि जी जो रिश्वत मांगे मुंह तोड़ दो, ईंट मारो, फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अगर आप रिश्वत मांगो तो आपको कौन ईंट मारेगा। तो देखें ये इस तरह के बयान देने से मामला खराबी की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पर आमना ये बता दूँ कि इस वक्त सूरत हाल है कि ख़जाने खाली हो चुके हैं। अब इस वक्त औरंगजेब साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे 2 TV चैनल पे आके कह दिया है कि जी NFC अवार्ड को हमने मुसावी तकसीम करना है। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड आउट। मतलब है कि इस वक्त 60% सूबे ले रहे हैं, 40% जो है ना वो मरकज़ को मिल रहा है। तो इसका मतलब है मसावी तक़सीम के 50-50 करेंगे, और मेरा ख्याल है इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रहा सवाल कि जी KP का अभी देखें 54 अरब रुपया तो उनको सालाना BRT का देना पड़ता है, वो कहाँ से देंगे। अब अपने मामला तय करने के लिए ज़रूरी है कि जी आप जिसको कहते हैं बेतरतीब एक तरतीब होती है, आप जाएँ मुलाकातें करें, अपनी बात जो आपने कहनी है कहें। अब ये है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद तस्वीरें भी चारों चीफ मिनिस्टर ने खिंचवा ली थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो बाहर आके आप बयान देंगे, मेरा ख्याल है ये इनके लिए नुकसानदेह होगा। एक तो ये मरकज़ और पहले हाथ ही सूबों के तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं मरकज़ और KP के, और दूसरा जिस तरीके से अंदर लड़ाई शुरू हो गई है कि जी अब आप बताएं इजलास अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर गवर्नर को बुलाना पड़ेगा ना। स्पीकर क्यों नहीं इजलास बुला रहा। $1 मिलियन क्वेश्चन जाहिर शाह से पूछने वाला यही है कि भाई सीधी बात यह है कि वो ख़वातीन को जो निश्तें मिली हैं उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। वो कहते हैं जब तक वो हल्फ नहीं उठाएंगे, इस तरह से मखसूस निश्तों का फैसला नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। वो आर्टिकल 109, 104 और 105 और आर्टिकल 47 के तहत उनकी लॉ मिनिस्ट्री ने मांग ली है, लॉ मिनिस्टर से मिनिस्ट्री से मांग लिया है, असम्बली सेक्रेटरीट जो सूबे का है कि हमें राय दें क्या करना है। तो देखें एक तरफ आइनी बुरहान एक लड़ाई शुरू होगी है, दूसरी तरफ सूबे की डायरेक्ट लड़ाई शुरू होगी है मरकज़ के साथ। बयानात इतने सख्त आ रहे हैं, और बानी PTI जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं उश्कल दे रहे हैं कि हाँ भाई लड़ो भाई लड़ो। तो मेरा नहीं ख्याल ये किसी तरह भी इनके लिए ठीक है। सवाल ये कि आपके जो हकूक हैं, जो आप डिविजनल पूल के तहत तो आपको जो रिसोर्सेज मिलने हैं वो तो मिलेंगे। आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर आमना लिखा हुआ है कि सिर्फ बलोचिस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं काटा जाएगा। कभी भी ज़िंदगी में राइट लेफ्ट करना पड़ा, ऊपर नीचे करना पड़ा इसको NFC अवार्ड को, तो बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं काटा जाएगा, वो पहले ही कम है। तो मेरा ख्याल है मैथड टू द मैडनेस ये कहता है कि जी आप बैठ के आप देखें ना, वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना। आतिफ खान इनकी पार्टी के कह रहे हैं, कहने के मैं खान को मिलूंगा और मैं कहूंगा कि खुदा का वास्ता है कि आप तल्लुकात बेहतर करें, लड़ाई करके आप अपने सूबे को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मसला तो आमना ये है कि जब आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, आप समझते हैं कि लड़ाई करके आप मसले का हल करेंगे तो नुकसान आपका अपना होगा। जी शाह साहब आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं अगले अपने पैनलिस्ट के जाने मैं एक लाइन ऐड कर, तो मेरे ख्याल में इस वक्त ना सूबों के साथ किसी को दिलचस्पी है। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी PMLN और JUIF कर रही है वो सेनेट में अपने उन लोगों को इंस्टॉल करने के लिए शायद इन सीटों के ऊपर ज्यादा लड़ाई है, क्योंकि देखें अभी बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं तशाम भाई, और आप हैरान होंगे कि इस वक्त आप देखेंगे एक सेनेट की सीट कितने में बिकेगी। बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि आगे अगर हम बात करेंगे भी जो एतराजात उठाए 20 से 25 करोड़ रुपया जो है ना मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक आजाद उम्मीदवार ने तमाम लोगों के ऊपर एतराज किया है, बड़ी दिलचस्प बात है, और वो आजाद उम्मीदवार पिछली हुकूमत में केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे। तो अब देखें क्या हमारे मुल्क के अंदर निजाम क्या है और इन सियासी जमातों की पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादा हमदर्दी और कितनी मोहब्बत है। ठीक है शहजादा साहब, एक जानिब एहतशाम साहब ने जो बात की कि लड़ाई जो बढ़ रही है वो जहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे उनको चाहिए कि मामला थोड़े से अगर आपने रिलैक्स रखने हैं तो डेफिनेटली आपको रिकंसाइल की तरफ जाना है, तो फिर आप इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, ये दोनों साइड से नहीं, ये मामला अगर ये केसेस ना बनते उसके बाद हम ये रिएक्शन देख रहे हैं जो अभी चीफ मिनिस्टर की जानिब से आ रहा है, जो सख्त किस्म की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, फिर से एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए मुझे तो ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बस उसके दरमियान जो है वो पिस रहे हैं। ख़ुद भी उनके मिजाज में हॉकिश वो एक है और इस तरह की वो बयानात देते हैं। दूसरा ये है कि जो उसके जो कारकुन हैं, उनके जो लोग हैं, वो तो कहते हैं धड़ल्ले से बात करो। ये सारे फार्म 45 ये सारे उनकी बातें हैं। आप किसी भी PTI के कारकुन से उसके जो सपोर्टर, लेकिन पहली मुलाकात में ही वाज वेरी कंपोज्ड जब वो मीडिया के सामने आए थे।
पहली मुलाकात वज़ीर आज़म जब वो जाते हैं, जब वो रियलाइज़ करते हैं जब वो रियलाइज़ करते हैं कि चीज़ें इस तरह नहीं चलेगी, हुकूमत इस तरह नहीं चलेगी, आगे हमने काम करने हैं, लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरना है। वफाकी हुकूमत से लड़ाई अपनी जगह, आप लड़ाई लड़ें लेकिन आप कॉन्टेक्ट ख़त्म ना करें, आप बातचीत ख़त्म ना करें, आप उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना करें जिसकी तरह से उस तरफ चले जाएं। दूसरा ये है कि अब वो उसी को शायद टाइम उनको टाइम लगे कि किस तरह वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब वो अपने सूबे में लौटते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं आपने ये नहीं बात की वज़ीर आज़म को, आपने ये नहीं की, आपने उनको ये। और जब इस्लामाबाद आते हैं तो वो मौसम जो है इस्लामाबाद का बदल जाता है, तो उसमें फिर वो अपनी बात करते हैं। तो ये भी एक है जो उनका जो काबीना के जो उनके हैं वो भी काफ़ी उनके भी अंडर प्रेशर हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त जल्दी ये है कि जल्दी से वो हल्फ उठा लें और जो मखसूस नशस्तों पे आए हैं, और ताकि उनका वोट काउंट हो जाए 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन में। अगर वो करीब आ जाएगा मसले और वो हो जाएगा, कोर्ट तक मसले चले जाएंगे, इस इलेक्शन में फिर उन्होंने वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये एक उनका वो है। मेरे ख्याल में कुछ रास्ता तो ये निकालेंगे, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ज़ाहिर शाह ठीक कह रहे हैं कि वो ज़रूर वो है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले से ही अंडर प्रेशर वफाकी हुकूमत को ले आएँ। तो अब वफाकी हुकूमत जितना उनको अकोमोडेट कर सके वो कर ले, पॉलिटिकल मामलात में भी और उन मामलात में भी। ये उनको मुझे लगता है, और वफाकी हुकूमत भी अपना कार्ड खेल रही है कि प्रेशर बढ़ाने दें उनको, कि जितना प्रेशर बढ़ाने दो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। जी लगारी साहब, असल मसला ये है कि क्या इस लड़ाई से फ़ायदा किसको होगा और क्या फ़ायदा हासिल करेंगे ये। अगर वफाक और सूबा, अगर गवर्नर और स्पीकर आपस में लड़ते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा? क्या इस तरह से उन अरकान की हल्फ बर्दारी हो जाएगी जो मखसूस सीटों पर नाम गिने गए हैं? तो नहीं लगता है कि अगर विल नहीं होगी हुकूमत की तो ऐसा नहीं हो सकेगा। और सूबाई हुकूमत अपने तौर पर कुछ भी कर ले, बहरहाल उसने वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ही रहना है। हमारे यहाँ वफाक कभी भी अपने अख्तियारात को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो 18वीं आइनवी तरमीम बनाई गई थी उसमें भी ये किया गया था कि जो डिपार्टमेंट्स वफाक से सूबों में गए, वो जो वफाक के पास थे वो तो वफाक के पास और सूबों के पास जो थे वो तो डिवॉल्व होकर नीचे आने थे, वो तो आए ही नहीं नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रिसोर्सेज को जो करना था वो रिसोर्सेज भी इसी तरह से कुछ ऊपर रह गए, कुछ नीचे रह गए। फिर आप एक जो तकसीम होने वाला पूल में से पैसे लाए हैं, आप उनको देकर यहाँ पर भी इस तरह नहीं हुआ है कि सुबह से वो कहीं और चले जाएं नीचे की तरफ जाकर, वहाँ पर जाकर खर्च हों। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान मामला ये है कि वफाक सूबों के ज़रिए तश्कील पाता है। ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि असल चीज़ सूबे ही हैं। एक इकाई है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एक इकाई है, सिंध एक इकाई है, पंजाब एक इकाई है, और पंजाब से अगर दूसरा सूबा निकलता है तो वो भी इकाई होगा। और ये इकाइयाँ मिलकर वफाक की तश्कील करते हैं। कुदरती तौर पर ऐसा नहीं है कि वफाक एक पहले से मौजूद रियासत है और उसने सूबों को पैदा किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। सूबे मौजूद थे। हमें इस बात का इसका एहसास भी करना चाहिए, इदराक भी करना चाहिए। हमें एक ऐसे मरकज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए कि जो तमाम अख्तियार सलब करके वो जो है बैठ जाए और कहे कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से होगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसको ये ज़रूर एहसास करना चाहिए कि तारीख़ी इकाइयाँ हैं, ये सूबे जो हैं ये तारीख़ी वहदतें हैं, ये सदियों के अमल से इस तरह से वजूद में आई हैं और इनको और आगे बढ़ना है। वफाक और सूबों को आपस में हम आहंगी पैदा करनी होगी, आइन के दायरे में रहना होगा। अच्छा, ये तो वफाक का काम नहीं है। जो ख़ास आप इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, जो कुछ भी एक बड़ी बॉडी बना दी गई है, इसका आईनी दायरा कार क्या होगा? तमाम हमारे जो पैनलिस्ट से राय सामने आ चुकी है। एक्चुअली विफाक और हमारी जो हम देख रहे हैं कि सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त हुकूमतें हैं वो सियासी लड़ाई में, सियासी महाज़ाराई में इतनी आगे चले जा चुकी हैं कि अब वापसी का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एक दिन बयान कुछ होता है, कन्फ्यूजन पाई जा रही है। ज़ाहिर है सियासी बयानिया जो बनाया है उसको भी डैमेज होगा अगर आप थोड़ा सा रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। इस कन्फ्यूजन में हमें दिखाई दे रही है स्टेट PTI ख़ास तौर पर इसमें काफ़ी हमें कन्फ्यूज और नर्वस दिखाई
दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर स्टोरीज हमारे सामने मौजूद है, उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पख्तूनख्वा की बाद हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, जहां पर काबीना की तश्कील वजीर आला के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई है। अब एक तरफ सरफराज बुगटी का सूबे के मसाइल के हवाले से कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल बहुत पेचीदे हैं, करप्शन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान के हल्फ उठाने के 19 रोज बाद भी सूबा बगैर किसी काबीना के चल रहा है, जिसकी वजह से सूबे में कई मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल यह कि वज़ीर आला को तमाम तर मामला का इदराक होने के बावजूद काबीना की तश्कील में ताख़ीर क्यों की जा रही है, और इस ताख़ीर के साथ सूबे की तरक्की, मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। ये सर 19 रोज़ गुजर गए हैं, काबीना यहाँ पर किसी काबीना के बगैर ये सूबा चल रहा है, ये हो क्या रहा है बेसिकली वहाँ पर? आमना व्यूवर्स के लिए शेयर कर दूं, ये हमारा सूबा इसी तरह प्रैक्टिस चलता है। आप तो 1 महीने 19 रोज़ की बात कर रही हैं। पिछले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब थे, जिनके साथ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी एक कोलिशन पार्टनर के तौर पर, और बड़े कोलिशन पार्टनर के तौर पर PMLN थी। 4 महीने तक 8 जून को उन्होंने हल्फ लिया बहैसियत वज़ीर आला, और उसके बाद 23 अक्टूबर को किधरी जाके फाइनलाइज हुआ, और उसके बाद हल्फ लिए उन्होंने। तो ये कोई मैं ये बताना चाहता हूँ कोई अनयूजुअल नहीं है हमारे सूबे। दूसरे सूबों में दूसरी जगह ये चीज़ें वो है कि अनयूजुअल हो, हमारे यहाँ अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअल वो है। असल बात यह है कि अभी आता हूँ, अब असल बात के क्या वजह है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त बहुत ही, हमारा सूबा वैसे बदनाम है, यहाँ के जो MPA बदनाम है कि सेनेटर कराची से भी आके इलेक्ट हो जाते हैं, पंजाब से भी यहाँ आके इलेक्ट नहीं होते, लेकिन वोट ले लेते हैं, कुछ नाकाम रहते हैं, तो बड़े आराम से जो है वो हो जाता है। तो एक खौफ, एक डर है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ासकर पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, कि हमारे जो सेनेटर हैं, हमारे सेनेटर जो हैं वो किधरी रह ना जाएं, नॉमिनेटेड रह ना जाएं और ये हेर फेर ना कर लें। तो क्योंकि काबीना में कुछ लोगों को शामिल करना है, आज़ाद 6 अरकान शामिल हुए थे नून में और पीपल्स पार्टी में, तो उनको इसी बुनियाद पर शामिल किया कि हम आपको वजारतें देंगे। अब उनमें से अगर किसी को वजारत नहीं देते हैं, पार्टीज़ के लोगों को वजारत नहीं देते हैं, जो छोटी पार्टियाँ बाप जो उनको शामिल किया उनको वजारत नहीं देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उसकी वजह से इनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कम से कम ये है कि 2 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए। ये वज़ीर आला ने ख़ुद बताया कि ऑन द रिकॉर्ड बताया कि हम 4 अप्रैल को वो कर रहे हैं, कंसल्टेशन हमारी जारी है। लेकिन अंदरूनी तौर पर बात यह है कि वो इतबार नहीं करते हैं कि ये नाराज़ हो के फिर वोट नहीं करेंगे, मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी इस वजह से, और वो आज़ाद लोग जीत जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने रोक के रखा है कि जब तक इनसे हम वोट ना डलवाएं उसके बाद ही हम इनको वजारत देंगे। क्योंकि होता यहाँ है, कोलिशन गवर्नमेंट इस सूबे में हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, 70 से अब तक हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और वज़ीर आला जो है वो एक बहुत ही एक सॉफ्ट वो उनके लिए होता है, पंचिंग बैग होता है। तमाम मेंबरान और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ब्लैकमेल करती हैं, और ब्लैकमेलिंग की वजह से वो उनके जायज़ नाजायज़ तमाम जो है उनके वो करता रहता है। दूसरी एक बात मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि वज़ीर आला ने बिल्कुल ठीक कहा, 2 बड़े मसले हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट या बैड गवर्नेंस पीक पर है इसमें, और ख़ासकर पिछली जो कुद्दूस साहब की हुकूमत थी, जो बाप के थे, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो गए हैं इस 3 साल के लिए, तो वो उसको किस तरह ठीक करना है बहुत ही कम उम्मीद है। तो लगारी साहब, ये इतने सारे प्रेशर्स होंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरा यही अगेन कि सूबा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, 19 दिन हो गए हैं यहाँ पर जो वज़ीर आला बलूचिस्तान उनको हल्फ उठाए हुए, उनकी कैबिनेट नहीं है वहाँ पर। 4 अप्रैल की डेट दी है शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने। मुझे 4 अप्रैल को भी ये हाल बर्दारी नज़र नहीं आ रही है ना, ये फैसला होता है, इसलिए कि 4 अप्रैल तो सरफराज बुगटी गढ़ी खुदाबख्श में होंगे, वो तो लाड़काना में होंगे। वहाँ पर भुट्टो साहब की जो है वो
यौम शहादत का तकरीबात हो रही होंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी और आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी वहाँ पर होंगे और बिल्कुल मुमकिन है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी, चीफ मिनिस्टर सिंध भी, वो भी वहाँ होंगे, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी यहाँ पर होगी, हमारे यहाँ आई होगी, यहाँ सूबा सिंध के अंदर। तो उस वक्त तक भी ये मामला हल होता नहीं लगता है, इसलिए कि सारे के सारे तो यहाँ आएंगे और यहाँ कम अज़ कम उस वक्त जरदारी साहब के और बिलावल साहब के सामने तो होंगे, वो नज़र तो आएंगे कि जनाब हम भी आए थे और हम भी यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई वजारत का फैसला हो रहा है तो हमें भी देख लें, तो होगा, उसके बाद ही जाकर होगा। लेकिन ये कि 2 तारीख को इसका सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है उसके बाद ही ये जाएंगे उस तरफ को, ताकि फिर काबीना की तश्कील में इनको ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब ने कि ब्लैकमेल ना होना पड़े, तो बहरहाल होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है और ये बलूचिस्तान जैसा बदनसीब सूबा है कि ये अपने इनके पास जो पूल में पैसे भी आते हैं वो भी लोगों की फलाह के लिए कम खर्च होते हैं, वो तकसीम किए जाते हैं उन पैसों को। कौन सा वडेरा कितना ले जाएगा, कौन सा सरदार कितना ले जाएगा, किस सरदार के पास कितने होंगे जी। तो ये इन पर बरह रास्त खर्च होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हो सके और अगर इसके लिए एहतशाम साहब मुहिम चला सकें और मैं उनका साथ दूंगा कि ये जो फंड्स हैं मुख्तस किए जाते हैं MNAs को, MPAs को, सेनेटरों को, ये ख़त्म होने चाहिए। इनका काम सिर्फ कानून साजी है, इनका काम ये नहीं है। ये काम करने जो इदारे काम करते हैं उनके लिए वजारतें मौजूद हैं, तामीरात की वजारत मौजूद है, मवासलात की वजारत मौजूद है। ये सारा काम करने वाली वो या PWD होती है, जो भी होते हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट करने वाले मौजूद हैं। ये इनके ज़रिए नहीं होना चाहिए, ये MNA MPS के ज़रिए जो है इस काम को बंद करना चाहिए और ये इदारे नीचे पैसे जाने चाहिए बल्दियाती इदारों के कि वो अपने काम करें। ठीक है एहतशाम साहब, वुड यू एग्री विद आवर अदर पैनलिस्ट, जिस तरह से लगारी साहब ने और जुल्फ़िकार साहब ने रोशनी डाली? बिल्कुल, लगारी साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। लगारी साहब ने भी और शहज़ादा साहब भी बिल्कुल यही बात सही कर रहे हैं कि डिले होने की वजह जो है ना वो इतनी कोई परेशान कुन नहीं है, सुबह हमेशा की तरह ही ऐसे चला है। देखें ये MNAs MPAs की जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि ये देखें ना इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हो चुकी है कि आप फंड दिए चले जा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, सिर्फ इन लोगों को कि जी इनकी मौजें रहें। और फिर यह है कि जो रोना असल था 18वीं तरमीम का, वो असल कि जी निचली सतह तक इख्तियारात को लेके जाना, ये MNAs MPAs आमना उस तरफ फंड देने नहीं देते, सारी अपनी जेबों में डालते हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको बताऊँ ये सारे लोग जो किस तरीके से चीफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट में रहते हुए जो फ़ायदे लेते हैं, जनाब पक्स एंड प्रिविलेजेस तो अपनी हैं, फिर आपको काम करवाना है, आपसे पैसे लेंगे तो फ़लाँ लाइसेंस दिलवा दो, वो माइनिंग का करवा दो, फलाना करवा दो। देखें ये बलूचिस्तान का सूबा सही कहा लगारी साहब ने, बदकिस्मती ये देखें 4% आबादी है, 40% रकबे का हिस्सा बनता है और उसका आलम यह है कि स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज 14-15 इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। अगले दिन एक साहब मुझे बता रहे तो मैं सुन के हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी आप अमेरिका, इंडिया और ईरान और अफ़गानिस्तान को तो छोड़ें, इस तक UAE, सऊदी अरब, उसके बाद ईरान और फिर उसके बाद चाइना इतनी एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूबे के लिए डेट्रीमेंटल है, बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि ये आप जिस अंदाज से सरफराज बुगटी साहब आपने देखा वो PMLN में जाते जाते इशारा हुआ कि जी आप पीपल्स पार्टी में चले जाएँ, वहाँ चले गए, उनको बना दिया गया अपना। अब मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे कोई सियासी लड़ाई नहीं है, सारी तीनों बड़ी पार्टियाँ हमना पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN ये ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना, और फिर सबको पता है कि जब आर्डर वहाँ से आएगा तो सारे उसी तरह लाइन में खड़े होकर वही बात करेंगे। ये तो अच्छी बात है। एक ज़माने में तो 65 में से 64 लोग जो है ना वो सूबाई असम्बली के मेंबर हुआ करते थे, अब भी यही होगा, ये बंदर बांट अभी भी होगी। अभी तो सेनेट का इलेक्शन शुरू हो गया, मुझे एक देखें एक जो बिज़नेस एज यूजुअल शुरू हो गया ना कि जी यहाँ से वो कहते हैं कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस माजरत के साथ, वो कायम अली शाह ने कहा था ये क्या बात करते हैं जी, करप्शन छोड़ें आगे चलें। जरदारी साहब ने भी बाय द वे असम्बली में कह दिया था कि जी करप्शन की बातें करते हैं, चलें लेट्स गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अब देखें जब आप इसको ऑर्डर ऑफ द डे समझना शुरू करें और आप एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो आप कैसे इसको ख़त्म करेंगे? मुझे आपकी बातों से ना बिल्कुल वो कहते हैं ना कि फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। एक पार्टी के लीडर ये बोलते रहे कि इनके लिए करप्शन बड़ा मसला नहीं था, वो भी यही बात करते रहे। शाह साहब आप किस तरह से मामला को देख रहे हैं? मामला यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि विल की कमी है, इंटेंशन ही नहीं है कि इन मामला को ठीक किया जाए, मसाइल को ठीक किया जाए, बलूचिस्तान के मसाइल को एड्रेस किया जाए, ये ऐसे रहेगा मामला, ये चलता ही ऐसा रहेगा?
कभी ठीक नहीं होंगे मामला के हवाले से जैसे शहजाद साहब ने बात की और लगारी साहब ने भी, शहजाद साहब हमसे ज्यादा समझते हैं बलूचिस्तान के इशूज में। और इसमें जो एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त जो अहम बलूचिस्तान को 2 मसाइल और दरपेश हैं। एक जो बार बार लगारी साहब ने कहा ना कि जो फंड्स किसके पास जाने चाहिए, वो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सिस्टम के अंदर जो है कुछ लोकल बॉडी कलेक्शन के हवाले से कुछ तरामीम भी करनी है बलूचिस्तान असम्बली ने। इसके अलावा अभी जो मेन एक और मसला दरपेश है उनको गंदम की खरीदारी के इशूज़ हैं, तो उसके ऊपर भी अभी शायद एक चैलेंज है जो कि कैबिनेट ना होने की वजह से ये मसाइल रहेंगे, अगर शहजाद साहब मेरी बात को इंडोर्स करें। लेकिन अहम चीज़ क्या है, मेरे ख्याल में बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह हैं कि सेनेट इलेक्शन के अंदर बोली कितनी लगेगी और किस किस को क्या दिया जाएगा। और इसमें तो मेरे ख्याल में सिर्फ लेने देने वाले नहीं हैं। अगर मेरे पैनलिस्ट या मेरे सीनियर्स हैं मुझसे इत्तेफाक करें तो अब तो बाकायदा यहाँ पे ब्रोकर्स मौजूद हैं जो कि 30% का शेयर मांग रहे हैं। आप यकीन करें कि बलूचिस्तान क्या कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, और वो लोग जो हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, हमारे पर जरा जल जाते हैं वहाँ पे जाके। लेकिन बहरहाल मुल्क के अंदर जो खरीदो फरोख्त और जो बंदर बांट और जिस किस्म की यहाँ पे हमारे जो सेनेट के अंदर चीज़ें हो रही है, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत है। और बलूचिस्तान वाकई इसी वजह से शायद इसकी कैबिनेट का प्रॉब्लम है। दूसरा मैं एक चीज़ कोट करूंगा, एक बड़े हमारे सेनेटर हैं, बड़े मौजूद सेनेटर, उन्होंने कहा कि मैं 6 साल तक जब सेनेट में रहा तो मैं हैरान रहा कि यहाँ पे स्टील माफिया है, यहाँ पे लैंड माफिया है, यहाँ पे चोर माफिया है, यहाँ पे आप हर वो माफिया जो समझते हैं पाकिस्तान के अंदर माल कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, और जो मैटर करता है उसके नुमाइंदे सेनेट के अंदर मौजूद हैं। और आप यकीन करें बलूचिस्तान और केपी के हवाले से उन्होंने कोट किया कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो कि इन सूबों की बेहतरी के लिए हो वो कोई नहीं करने दिया जा रहा। तो अब मेरे ख्याल में जुल्म ये है कि देखें, आप सिर्फ फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात ना करें, आपको अब सोचना ये होगा कि बलूचिस्तान और केपी, मेरे ख्याल में और शहजादा साहब तो हर जगह इग्नोर ही होते हैं, ना सिर्फ इंतजामी मामलात में बल्कि आप समझ लें हुकूमती मामलात से लेके तो जो हमारे यहाँ इदारती मामलात हैं और सहाफती मामलात हैं उसमें भी अब ये 2 सूबे जो है बेचारे बैकवर्ड ही रहते हैं। लेकिन बदबख्ती ये है कि इस वक्त ये 2 सूबे उन लोगों के जुल्म के नजर पे जो कि यहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ से फंड जनरेट करते हैं और अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में खजाने हैं, और इन खजानों को अगर आप बड़े भाई जो है वो लूट मार के खाएंगे, मसाइल और ज्यादा होंगे। ये सिर्फ एक शायद मेरे ख्याल में सेनेट और असेंबली की बात नहीं है। जो चेंज आई है ना, मेरे ख्याल में उस चेंज के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि आपने छोटे सूबों को हुकूक देने और छोटे सूबे के लोगों के मसाइल भी सुनने और उनको हल करना है। आप कभी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ चुका है, हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। एक और अहम मामला जनाब वो ये कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक सफीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन ब्रेट शर्मैन ने अमरीकी सफ़ीर से अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मुलाकात करने का मुतालबा कर दिया है। इस तमाम मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वो डोनाल्ड लू के इंतखाबात से मुतालिक जो बयान है बेज़ाब्तियों के हवाले से उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साइफर साजिश बयानी पर डोनाल्ड लू को झूठा करार दे रही है। जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि पीटीआई के हक में हालात का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई का साइफर बयानिया खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया? क्या अमरीकी सफीर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हो सकती है? और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? इस पर एहतशाम साहब आपकी राय। देखें, बुनियादी तौर पे आमना तो सवाल तो यही है ना कि कल जिस तरीके से मैं तो कहूँगा कि सारा मामला एक्सपोज कर दिया, जिस अंदाज से डोनाल्ड लू ने फॉरेन रिलेशन कमेटी की सब कमेटी में जो समाअत हुई, बयान अपना दिया, रिटन फॉर्म में जवाब दिया उसका, वो तो बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया कि ये झूठ था, लाई था, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, कोई रजीम चेंज में हमारा साथ नहीं था, हाथ नहीं था, सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ बात कर दी। इवन इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने कहा जी कोई बेकायदगियाँ तो हुई हैं लेकिन कोई अदरवाइज़ ये कम्पिटिटिव और ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। अब अगली बात यह है कि ये मशवरा, मैं आपको एक बात बता दूं आमना कि अमेरिका की 240 साल की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वहाँ पे हुकूमत के साथ साथ वो उनकी जमहूरियत है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो 99.9% जो मुल्क से बाहर के मामलात होते हैं ना उसमें ये सिर्फ इनकी बातों की हद तक सेनेटर और
जो हाउस के मेंबर होते हैं उनकी बात होती है, वो कभी भी नहीं कह रहे होते कि जी आप जाके करें। ये ब्रेट शर्मन ने बयान तो दे दिया है कि जी अमेरिकन सफ़ीर मिले, वो जब मिलेंगे अपनी सहूलत से मिलेंगे, जब उनको क्लियरेंस यहाँ से भी मिलेगी फिर जाएंगे। और इन हालात में तो आप देखें कोई बंदा करीब भी नहीं जाना चाहेगा कि खामखा फंसना। और दूसरी बात है कि जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ इस अंदाज से दे दिया सियासी तौर पर कि जी आप बिजनेस एज यूजुअल हम आपके साथ काम करेंगे। और यही चाइना ने किया, इंडिया ने किया, सऊदी अरब ने किया, सब ने हमारे साथ ताल्लुका और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। गलत है, सही में नहीं जाते, इलेक्शन कितने सही हुए गलत हुए तो हम रोज़ कहते हैं 12वां इलेक्शन शायद उस पर भी इत्तेफाक नहीं था। अब इन हालात में अगर आप कोई कहे कि जी अच्छा, दूसरी बात है कि अब माजरत के साथ बैरिस्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा सा सोचें कि इस तरह की बात आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि जी असद मजीद दोबारा अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। भाई 3 दफ़ा उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया मुख्तलिफ जगहों पे। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में उन्होंने बात की थी, उन्होंने फिर इसका कहना चाहिए फॉरेन ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी उन्होंने बात की थी, उसके बाद आप देख लें कि जो पब्लिक में उन्होंने बात की थी वो सारी की सारी थी कि जी ये साइफर है, इसमें कहीं भी दूर तक जो है ना हम नहीं कह सकते साजिश है। हाँ, इसको आप ज़्यादा आप कह सकते हैं जी मुदाखलत है, जिस पे मैंने डिमाश भी इशू कर दिया। तो सिर्फ आपको मुझे दिखाने के लिए अंदर से कुछ भी नहीं होगा जी। ठीक है लगारी साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बयान को इंडोर्स कर रही है कि जी ये बेज़ाब्तियाँ हुई इलेक्शन में, दूसरी जानिब पीटीआई ये कह रही है, बाबर अवान साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड लू साहब ने तो ये कह दिया कि ये साइफर है ही कुछ नहीं है, तो साइफर नहीं है तो फिर वो बानी पीटीआई को बरी किया जाए, वो अंदर क्यों है, साइफर तो है ही नहीं। फिर असल बात तो ये साइफर को इस तरह से पब्लिक करने पर मसला है ना। असल बात तो ये है कि साइफर क्या था, जो भी था वो सामने आएगा, या मैं तो समझता हूँ जो कुछ दिखाया गया वो गलत है, मेरे सामने नहीं आया है, उसको तो वैसे ही सीगा राज में होना चाहिए थी। ये कैसे हो सकता है कि उसकी कस्टडी जो है वो एक शख्स के पास हो और अब एक ऐसे शख्स के पास हो जहाँ वो उसकी कस्टडी रखने का जवाब भी नहीं है। अगर वो जेल में है तो उसकी कस्टडी क्यों अपने पास रख कर बैठे हुए हैं। असल बात है कि साइफर की कस्टडी किसके पास है, वो डॉक्यूमेंट है किसके पास। एक बात उसकी ठीक है और एक बात उसकी गलत है। ये कमाल का वो है, ये ठीक है कि इलेक्शन के बारे में जो कुछ उसने कहा यार इस पर अमल करो, ताली बजाते हैं, हम भी ताली बजाते हैं, शाबाश ताली बजाओ। और जो उसने वो कहा है कि कोई साजिश नहीं थी, ये सारी की सारी गलत बात थी, जो इमरान खान ने कहा था झूठ बोला था, नहीं वो गलत बात है भाई, वो कैसी वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो ब्रेट शर्मन हैं ये कांग्रेसमैन हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं और ये डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेट्स का एक ख़ास तर्ज अमल भी है। वो ठीक है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स में एक पेज पर होते हैं सारा कुछ, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी है और हमारे मामले की हद तक, पाकिस्तान की हद तक या इस रीजन में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे चारों तरफ जो सूरत हाल है, अमेरिकन पॉलिसी अब भी वहीं से ड्राइव होती है जहाँ से ये चली थी। वो डॉक्यूमेंट जो है और उसका पाल नेटशे का अब भी वही उसी से ड्राइव करते हैं और उसी को अपने पेश नज़र रखते हैं कि ये कोल्ड वार की जो सिलसिला है उसको ख़त्म नहीं किया गया है, उसको फिर वार एंड टेरर में चेंज किया गया, उसको एक और तरीके से बदला गया है। हमें अब भी वो उसी नज़र से देखते हैं, उसी तरह रखते हैं। अपने मुल्क के अवाम के लिए चाहते हैं कि आज़ाद मुआशरा हो और उसके अंदर जो है तरक्की के तमाम मौक़े हों, पाकिस्तान में जो है एक जाबराना तर्ज हुकूमत हो। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे इस सवाल से मुतालिक उनकी राय जानेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ये सवाल हमारे सामने है कि ये कहा जा रहा है कि अमरीकी सफ़ीर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात, इज़ इट पॉसिबल? शाह साहब आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या फोर्स ही कर रही है, मामला कहाँ तक जाएगा आगे? जी आमना, मेरे ख्याल में देखिए अब साफर का मामला सिवाय से कि सिर्फ आप इसको एक मीडिया हाइप क्रिएट करके जो है वो पब्लिसिटी हासिल कर सकते, चाहे वो पीटीआई कर रही है। और दूसरा एक चीज़ मैं बताऊं, अमेरिकी कांग्रेसमैन और अमेरिकी सेनेटर्स और हमारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरी जितनी इंटरेक्शन रही है जब मैं अमेरिका में था इनसे, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी अपने बाप दादा के किस्से सुना के यही कहानियां सुनाते रहते हैं। और बाकी वहाँ भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में उनका भी रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं, और वो वही करते हैं जो उनके जो है वो मुल्क के मफाद में होता है। मेरे ख्याल में ये अगर पाकिस्तान या किसी दूसरी
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर अगर ये लोग इस जोन में हो कि शाह के वहाँ के सेनेटर और वहाँ के कांग्रेसमैन बड़े आज़ाद होते हैं, तो मेरे ख्याल में राय की हद तक ठीक है, तकरीरों की हद तक ठीक है, पब्लिसिटी की हद तक ठीक है, लेकिन जहाँ अमरीकी मफादात होंगे वहाँ मेरे ख्याल में वो झूठ भी बोलेंगे और सच भी बोलेंगे। दूसरी बात ये कि हम देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद या 30 साल बाद जब ये डीक्लासिफाई होंगी ये केबल्स, तो उस वक्त पता चलेगा कि अमेरिका ने रिजीम चेंज कहाँ की। आप अगर बड़े रियलिस्टिकली हम बात क्यों नहीं करते, अफगानिस्तान के अंदर जिन लोगों के खिलाफ वो सारी उम्र जंग करते रहे वो ला के उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। आप कैसे समझ सकते हैं कि रिजीम चेंज में उनके रोल नहीं है? वो हैं। अब ये साइफर का मामला देखें, इसको हम कह सकते हैं कि बानी पीटीआई ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, नाकाम हुए। ये एक पॉलिटिकल स्टंट थी जो कि शायद उनको इसमें नाकामी हुई। दूसरा जो बैरिस्टर गौर साहब की बात जैसे एहतशाम साहब ने कहा और लगारी साहब ने कि अगर इतने बड़े लायर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद इतने बड़े लायर्स ने ही तमाम पीटीआई को डबोया है। क्योंकि अगर हम सुनी इतिहास कौंसिल के उनके जो है वो इल्हाक की बात करें, उसको देख लें, जमात इस्लामी के साथ बातचीत करते, आप हैरान होंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की तबाही के लिए लोग खुद ही जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लोगों की अपनी जाती चपकलिश, जाती ओहदों के लिए जो इनकी स्ट्रगल है, जाती तौर पे पीटीआई बानी के करीब अपने आप की कुर्बत का इजहार करने और अपना आप को बड़ा टॉप लीडर कहलवाने की वजह से आज जो है तहरीक इंसाफ मजीद मसाइल का शिकार है। ठीक है, जुल्फिकार साहब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर एक ना लाइटर नोट, अगर अमरीकी सफ़ीर मुलाकात कर भी लेते हैं जी और उसके बाद उनका बयान आ जाता है कि पीटीआई के बानी कहते हैं कि वाकई हमें गलतफहमी थी, अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था मेरे नो कॉन्फिडेंस मोशन और उस पर। जिस तरीके से 9 मई का फिर उनका बयान आया कि 9 मई के लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल सज़ाएँ दी जाए, मैं भी इस बात पर हूँ। दरअसल ये तो एक अपनी वो है। देखिए, इस पर मुदाखलत या नहीं मुदाखलत, जिस तरह ये दुनिया में जहाँ पर जो बड़े पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है मुल्कों में, उनकी लॉबीज़ होती है, पॉलिटिशियंस में भी होती है, ब्यूरोक्रेसी में भी होती है उसकी, और वो ज़रूर वो करते हैं, ये उनकी वो है। फिर इमदाद देने वाले कंट्रीज़, फिर उसके बाद सेंक्शन लगाने वाले, जहाँ कहाँ मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जो उनका रोल होता है, जिस तरीके से वो इनका होता है, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख़्याल में हम बिल्कुल ये ना कहें कि पाकिस्तान में कोई उनके सामने कोई नहीं खड़े हुए। न्यूक्लियर के जो इश्यूज़ थे उस पर पाकिस्तान खड़ा रहा और पाकिस्तान ने अपना मुफाद देखा और उस मुफाद पर खड़े रहे। यमन में फ़ौज भेजने पर आपने देखा कि हम सब कहते थे, शहजादा सॉरी शहजादा, मैं अगर एक जुमला शहजादा इस पे न्यूक्लियर पे ऐड करने दें सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सीआईए के एक जुमला, सीआईए के डीक्लासिफाइड जो पेपर है ना, वो ये बताते हैं कि अमेरिकी कहते हैं कि अफगान वार हो रही थी, हमें पता था पाकिस्तान ये बना रहा है, एटम बम बना रहा है, हमने कहा कि हमने कोई मुदाखलत की तो फिर ये अफगान वार से पीछे हट जाएंगे। तो ये उनको भी पता था, वो भी जानते कि किस वक्त किसको क्या कहना है। जी चले जुल्फ़िकार साहब। नहीं, जिस वक्त एहतशाम साहब, मेरा मकसद ये है कि जिस वक्त आया उस वक्त उस पर टेस्ट करने पर, तो उस वक्त हमने जो है उसको नहीं किया। लेकिन बहरहाल चलें, ये मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो आ जाएंगे, मुलाकात भी कर लेंगे। वो डिमांड कर रहे हैं, ब्रेड शर्मैन मुलाकात कर, उनको कहा भी उन्होंने डोनाल्ड लू को कि आप अमरीकी सफ़ीर को भेजें, कर भी लेंगे, छोड़ भी देंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। क्या होगा उससे? चीज़ें जो हैं, जिस तरह आमिर खान साहब कहते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें में ख़राब करने में पीटीआई के लीडरशिप का और उनके जो लोग हैं उनका अपना हाथ ज़्यादा है। मैं तस्दीक कर लूं, आमिर खान साहब कह रहे हैं कि उनको हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैं अपना जुमला यहाँ पे करेक्ट कर लूँ। अच्छा, नहीं दे रहे हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इसी तरीके से जिस तरह हामिद खान साहब कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है इसलिए कि हामिद खान साहब या दूसरे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। सब इस वक्त जो है वो लगे हुए हैं कि इस वक्त बहुत आप धड़ल्ले से वो करें। इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, आगे अपने लिए मुश्किलात और पैदा करेंगे। चलें, लेट्स सी अब ये साइफर मामला, ये साइफर बयानियां आगे क्या रुख इख्तियार करता है। ये डिमांड तो सामने आ गई है, ब्रेड शर्मैन की जानिब से, कांग्रेसमैन है, उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर जेल में मुलाकात करें। लेट्स सी कि इस पर क्या अपडेट होती है या क्या इस पर पेशरफ्त होती है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।